अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। आज सुप्रीम कोर्ट ने डस्का इलेक्शन के हवाले से पीटीआई के उम्मीदवार की पूरे हल्के में रीपोलिंग के खिलाफ दरखास्त को मुस्तरद कर दिया। मुस्लिम लीग नून इसे अपनी जीत करार दे रही है। मरियम नवाज ने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा कि हुकूमत ने डस्का के अवाम के वोट पर डाका डालने की कोशिश की। सिर्फ री इलेक्शन से बात नहीं बनेगी, बल्कि इंतखाबी अमले को अगवा करने वालों को भी हिसाब देना होगा। नून लीग के रहनुमाओं का यह कहना था कि इस फैसले के बाद उनका धांधली के हवाले से जो NA 75 में इलेक्शन हुआ था वो मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हो गया। हर वो अंसर जिसने वोट को पामाल करने की कोशिश की, वोट को चोरी करने की जुर्रत की, इलेक्शन कमीशन के अमले को अगवा किया, उनकी तमाम साजिश नाकाम हो गई, उनका तमाम हरबा नाकाम हो गया डस्का की आवाम के सामने। और यही वो नजरिया है जिसकी बात नवाज शरीफ करते हैं। वाकई आज एक प्रेसिडेंट सेट हो गया। पाकिस्तान में आने वाले इलेक्शंस में कोई रिगिंग प्लान नहीं कर सकेगा। साथ ही मुबारकबाद देना चाहूंगी मैं NA 75 डस्का को। ये कामयाबी आपकी है। हर उस शख्स जो वोट कास्ट करना चाहता था, जिसको रोका गया, जो लोग जानों से गए, जिन्होंने मारे खाई, जिनको डराया गया, हरासा किया गया, ये आज आपकी जीत हुई। दूसरी तरफ तहरीके इंसाफ के रहनुमाओं का यह कहना है कि वो फिर से इलेक्शन में जाएंगे और इस फैसले को लेकर वो इदारों पर तनकीद नहीं करेंगे। फैसला हमारे खिलाफ जरूर आया है, लेकिन हम नून लीग की तरह, अपोजिशन की तरह अदारों को, हमारी काबिल एहतराम अदालतों को तनकीद का निशाना नहीं बनाएंगे। मुस्लिम लीग नून के साथ NA 75 में पूरा मैदान लगाएंगे इंशाअल्लाह, और अवाम की अदालत में नून लीग की मंजी ठोक के दिखाएंगे इंशाअल्लाह। हम अल्लाह के फजलो करम से अभी भी कॉन्फिडेंट हैं, पहले भी कॉन्फिडेंट थे, और इंशाअल्लाह नून लीग को इस दफा दुगनी लीड से हम हराएंगे। हम हक और सच पे खड़े हैं, रहेंगे, मगर हम अपनी जंग, अपनी जमहूरी जंग जो है उसको हम जारी रखेंगे। आज इस केस की समाअत के मौके पर जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क देते हुए कहा कि 20 पोलिंग स्टेशन पर कानून की खिलाफ वर्जियां तो हुई हैं, इलेक्शन कमीशन ने इंतजामिया को सुने बगैर फैसला दिया। अदालत ने यह भी कहा कि हल्के में हालात खराब थे। यह हकीकत है कि 20 प्रिजाइडिंग अफसरान के इकट्ठे खून बंद थे और वो 20 के 20 प्रिजाइडिंग अफसर इकट्ठे वापस आ गए। उनका गायब होना, क्या ऐसा पहले कभी हुआ है? डस्का इलेक्शन में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला क्या वाकई नून लीग के मौक़िफ़ की तायीद है? डस्का इलेक्शन में जो कुछ हुआ उस पर तो बात होगी, लेकिन जो लार्जर क्वेश्चन है वो इंतखाबात में शफाफियत का है। क्या पाकिस्तान में ऐसा इलेक्शन हो सकता है जिसे तमाम जमातें मानने को तैयार हों? सेनेट इंतखाबात हो या कोई और ज़िमनी इंतखाब या कोई भी इलेक्शन, यहां पर नताइज नहीं माने जाते। तहरीके इंसाफ का बयानिया इंतखाबात में शफाफियत का रहा है। उसने सेनेट इंतखाबात के हवाले से वजीर आजम ने, उनकी पार्टी ने यही मौक़िफ़ इख्तियार किया। चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात जो इंतखाब था उसके बाद भी यही मौक़िफ़ लेते हुए इंतखाबी इस्लाहात का ऐलान किया गया। मगर सवाल यह है कि क्या ये इंतखाबी इस्लाहात हो सकती हैं? अपोजिशन अभी तक इंतखाबी इस्लाहात पर हुकूमत से इनकार कर रही है। गुज़िश्ता रोज हुकूमत की जानिब से स्पीकर को इंतखाबी इस्लाहात के मुतालिक कमेटी तश्कील देने के इख्तियार पर करारदाद अपोजिशन ने रोक दी। अपोजिशन का यह कहना है कि यह करारदाद मुशावरत के बगैर लाई जा रही थी और वो मुशावरत के बगैर इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, जबकि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और दीगर रहनुमा अभी तक जेल में है। लेकिन इंतखाबी इस्लाहात के मामले पर ही सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने गुज़िश्ता रोज यह भी कहा कि वो इंतखाबी इस्लाहात पर हुकूमत से ताउन करने को तैयार हैं। स्पीकर ने इंतखाबी इस्लाहात पर ताउन मांगा है और इस्लाहात जरूरी हैं। अब ये जो इंतखाबी इस्लाहात वाला मामला है, क्या इंतखाबी इस्लाहात पर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कोई बात हो सकेगी? इस पर भी आज के प्रोग्राम में जो है वो बात होगी। दूसरा, अब से कुछ देर पहले की खबर है कि वजीर आजम के ज़ेर सदारत जो ज़ैली कमेटी थी जिसने जायजा लेना था भारत के साथ ताल्लुकात के हवाले से, उसका भी इजलास हुआ है और हुकूमत ने और वजीर आजम ने एक मरतबा फिर से अपने उसी मौक़िफ़ को दोहराया है कि यह तजारत तब तक नहीं हो सकती जब तक कश्मीर के मामले पर कोई पेशरफ्त ना हो। ये वो इशूज़ हैं जिन पर आज के प्रोग्राम में बात होगी। एक ब्रेक पर हम जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो इस पर डिबेट का आगाज करेंगे।
ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। डस्का इलेक्शन, क्या नून लीग का मौक़िफ़ सही साबित हुआ? और दूसरा अहम सवाल कि जो इंतखाबी इस्लाहात वाला, क्योंकि असल सवाल तो वही है कि ऐसा इलेक्शन क्या हो सकता है जिसे तमाम जमातें माने, उस पर अपोजिशन और हुकूमत में कोई बात हो सकती है नहीं। इस पर हमारी आज की डिबेट है। वेरी क्विकली जो मेहमान मौजूद है तारुफ में करा देता हूँ। नाज बलोच साहबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इस्लामाबाद स्टूडियोज में हमें ज्वाइन करें, बहुत शुक्रिया नाज साहबा। मायजा हमीद साहबा मुस्लिम लीग नून से, ये भी मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद है। मायजा आपका बहुत शुक्रिया। और सेनेटर ओन अब्बास साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, लिंक के जरिए हमारे साथ मौजूद है। ओन अब्बास साहब आपका बहुत शुक्रिया। मैं डिबेट का आगाज मायजा हमीद साहबा आपसे करना चाहता हूँ। आप लोगों की दरख्वास्त थी कि 20 पोलिंग स्टेशन एक पूरे हल्के के अंदर जो है वो दोबारा से पोलिंग हो। आज सुप्रीम कोर्ट ने ये सदा जो है वो मंजूर कर ली है, तो किस तरह से देखते हैं इस फैसले को? आज आप लोगों के मौक़िफ़ को जो है वो तस्लीम कर लिया गया है। देखिए, बहुत अच्छी बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपके प्रोग्राम के तवासुत से हमेशा की तरह मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि कोविड बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। प्लीज़ नेसेसरी प्रिकॉशंस लें और कोशिश करें कि जो है अपने अहलो अयाल को भी जो है गैर ज़रूरी तौर पे घरों से ना निकलें। तो दूसरा जो आप कह रहे हैं कि डस्का इलेक्शन, देखें जो केस था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। आपको भी पता है कि जो 8 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे जो वो मिसिंग थे। उसके बाद जो है 109 पोलिंग स्टेशंस पे जो वहाँ पे लड़ाई झगड़े हुए, जो बंदूकें चली, जो उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन का रवैया था जो पीटीआई के कैंडिडेट की तरफ उनकी फेवर में जा रहा था। उसके बाद जो आपने देखा, वो तो सारों को पता ही है, जो धुंध में लोग गायब हो गए थे, वो तो आपको पता ही है। वो धुंध जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हटती जा रही है और आज बिल्कुल ही हट गई है और बड़ा अच्छा फैसला, हम इसको खैर मकदम करते हैं। एंड आई थिंक अवाम की जो वोट चोरी की गई है उसको जो है वो आज अनकवर किया। लेकिन मेरा ये मुतालबा होगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से कि जो प्रिजाइडिंग अफसर्स इलेक्शन कमीशन के थे उन या जो लोग जो अथॉरिटीज इन्वॉल्व थी उनको सजा भी मिलनी चाहिए, ताकि एक एग्जाम्पल बनाई जाए कि इतनी बड़ी जो चोरी करेगा उसको जो है खुला नहीं छोड़ा जाएगा। अच्छा, ठीक है। और अब्बास साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा एक बयानिया लेके चली है और वो है साफ और शफाफ इंतखाब, धांधली नहीं होनी चाहिए। चाहे वो आपका धरना हो 126 दिन का, उसके बाद सेनेट इंतखाबात भी आपने यही बयानिया जो है वो बनाया। ये जो आज का फैसला है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो साफ शफाफ इंतखाब का जो बयानिया है उसके लिए धचका है? थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असद साहब, ये देखिए कि पाकिस्तान में जब भी इलेक्शंस हुए, छोटे मोटे इश्यूज हर इलेक्शन में रहे हैं। और पंजाब में, क्योंकि मैं यहाँ इलेक्शंस देखता रह गया हूँ, पोलिंग स्टेशन पे लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ चलती रहती हैं, इश्यूज हर जगह बनते रहते हैं। जब सियालकोट का इलेक्शन हुआ था, तो जब नून लीग के कैंडिडेट ने जाके पिटीशन दायर की थी इलेक्शन कमीशन में, तो 20 पोलिंग स्टेशन का जिक्र किया था कि वहां पे इशू बना था, जिसको इलेक्शन कमीशन ने टोटल इलेक्शन को कलअदम करार दे दिया। और फिर हम सुप्रीम कोर्ट गए कि जब इशू 20 पोलिंग स्टेशन पे था तो फिर पूरा इलेक्शन को कलअदम करार देने की वजह क्या थी। सुप्रीम कोर्ट ने आज उसका डिसीजन दिया, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन आप ये चीज नोट कीजिए कि आज जब ये इशू हमारे खिलाफ आ गया, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो मौजूद जज साहबान उस ट्रॉल से बच गए, जिस ट्रॉल का शिकार पिछले 2 हफ्ते से हमारे मुस्लिम लीग नून के उनको एक शिकार किया हुआ था। ट्रस्ट में आप ये देख लें, हमारी हिस्ट्री चेक करें, हमेशा हमारे जो फैसले हमारे खिलाफ आते रह गए या हमारे फेवर में आते रह गए। कभी भी हमने जुडिशरी को इस तरह की एक जो मड स्लिंगिंग का उनको जरा निशाना नहीं बनाया, जिस तरीके से अपोजिशन पार्टी खास तौर पर मुस्लिम लीग नून ने किया। कम से कम आज जो भी फैसला आया, और यकीन जानिए हमें इसमें बड़ी खुशी है, इलेक्शन में जाएंगे, इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, उसका जो भी रिजल्ट आएगा, अवाम जिसको भी मैनिफेस्टो देंगे हम उसको कबूल करेंगे। लेकिन कम से कम आज ये जरूर है कि मुस्लिम लीग नून बहुत मुतमईन होगी और पाकिस्तान की आवाम मुतमईन है। और उससे ज्यादा वो जज साहबान जिनका ये जो सिलसिला था, यकीन जानिए उस दिन का जो ट्रॉल लीड जो चल रही थी जो ट्विटर के ऊपर, वो देख के मुझे ये शर्म फील हो रही थी कि मतलब कोई भी शख्स जब वो देखेगा जिस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम आज बच गई है जी कौम उससे। अच्छा, तो आप तनकीद नहीं करेंगे, लेकिन आप लोगों के इलेक्शन कमीशन के हवाले से तो तहफ़्फ़ुज़ात थे, और क्या वो तहफ़्फ़ुज़ात अभी भी हैं? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने भी यही मौक़िफ़ लिया था। ये फैसला इनिशियली तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से आया था कि 20 पोलिंग स्टेशंस की बजाय पूरे हल्के के अंदर जो है वो इंतखाब कराएं, जिसके बाद हमने देखा कि ये भी कहा गया आप लोगों की तरफ से कि इलेक्शन कमीशन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, जो मेंबरान हैं, उनको मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए।
देखिए सर, हमारे जो एतराज़ात थे वो हमने दाखिल कर दिए, हमारे जो इश्यूज थे वो भी ले गए, सुप्रीम कोर्ट जाके उसको फुली कंटेस्ट भी किया। अली असद मली ने बहुत अच्छा केस लड़ा भी सही, लेकिन अब जब वो डिसीजन आ चुका है तो हमारी रिजर्वेशन अपनी जगह पे मौजूद जरूर थी, लेकिन डिसीजन जब उनकी फेवर में आ गया, मेरे ख्याल में इस पर फर्दर जो है डिस्कस करना इसलिए मुनासिब है कि हम इस फैसले को तस्लीम करते हैं। सबसे बड़ा अदलिया इदारा है, सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दे दिया है और एक वेल रिस्पेक्टेड डिसीजन है, तो इस तरह के डिसीजन को बजाय हम इसके ऊपर फर्दर इसके ऊपर डिस्कशन करें, लेट्स गो इनटू द इलेक्शंस और लेट्स जो अवाम है उसको प्रूव करने का मौका देखते हैं कि आगे चीजें कैसे साबित होती हैं। लेकिन हमारी जो अपनी रिजर्वेशन थी कि 20 पोलिंग स्टेशन या पूरे, वो एक अपनी जगह पे कायम जरूर है सर। अच्छा ठीक है, नाज बलोच साहब वो कह रहे हैं छोटे मोटे इश्यूज होते हैं, लेकिन वो इस फैसले को तस्लीम भी कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम इलेक्शन लड़ने को तैयार भी हैं और इलेक्शन लड़ेंगे भी, लेकिन इदारों पर तनकीद नहीं करेंगे, ट्रेंड नहीं चलाएंगे उनके खिलाफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बात यह है कि मेरा ख्याल है कि सेनेटर साहब हैं, ये इनको शायद इस चीज़ का इल्म नहीं है कि जो ट्रोलिंग की ये बात कर रहे हैं, वो ट्रोलिंग की जो बुनियाद है वो खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ही रखी। सोशल मीडिया में आप देखें कि जो बात इनके मुखालिफ हो या जो अपोजिशन को चोर डाकू डकैत और जो मलेशियस कैंपेन्स चलाई जाती हैं, ये काबिल कबूल नहीं है। और हमने हमेशा एतराज़ भी उठाया इन बातों के ऊपर कि हमें तहजीब के दायरे में रहते हुए एक दूसरे के साथ अपोज कर सकते हैं, लेकिन टॉलरेंस जो है वो अपने अंदर पैदा करना जरूरी है। सोशल मीडिया वाला इशू अलग है, मैं आपको बता रही हूँ, बट इस पर आए जो इशू है हमारा जी। तो बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ECP को इन्होंने तनकीद का निशाना बनाया। ये वही PTI है ना, जब यूसुफ रजा गिलानी साहब जीत गए सेनेट के इलेक्शंस तो इनको ECP बुरा लगने लग गया। ऐसा ही है, जब इनकी वो खातून सेनेटर जीत गई तब ECP अच्छा था, तो एक ही दिन इन्होंने अपने पैमाने बना दिए कि जी अगर ये जीते तो ECP अच्छी, ये हारे तो ECP बुरी। अच्छा। बात यह है कि आज का जो फैसला है उस फैसले ने न सिर्फ तस्दीक की इस बात की कि जी इस इलेक्शन के अंदर धांधली हुई है, बल्कि साथ ही साथ इस फैसले में ये बात भी साबित हुई है कि पंजाब पुलिस जो है वो कितनी नाकाम है और कितनी इनकॉम्पिटेंट है कि पंजाब पुलिस कहाँ थी जब प्रिजाइडिंग अफसरान को धुंध का कह के गायब कर दिया गया। पंजाब पुलिस कहाँ थी जब प्रिजाइडिंग अफसरान के फोन बंद हो गए और वो लापता हो गए। ये सारी कमजोरियां, और उस दिन दंदनाते फिरते हुए जिस तरह ओपन फायरिंग, एरियल फायरिंग होती रही और कानून जो है उसको अपने हाथों में लिया गया, जो एक दहशत ज़दा समा पैदा कर दिया गया था डस्का के अंदर, तो पुलिस कहाँ थी? वो तो देखिए दोनों पार्टी अब कह रही हैं, PTI का ये कहना है कि वो माहौल नून लीग ने बनाया, नून लीग ने कहा कि इस चीज को किस तरह से, इस चीज का फैसला जो है वो किस तरह से। देखिए बात यह है कि जिसने भी बुरा किया हो, मैं ये नहीं कह रही कि नून सही है या PTI सही है, डस्का के मामले में जो भी कानून अपने हाथ में ले रहा था उस वक्त हमें पुलिस क्यों नहीं दिखाई दी? हाँ, पुलिस नजर आई पोलिंग स्टेशंस के बाहर लोगों को रोकने में कि जी आप अंदर नहीं जा सकते। पुलिस उस वक्त नजर आई जब उस्मान डार अंदर पोलिंग में बैठे हुए थे, पोलिंग स्टेशन में ताला लगा के 3 घंटे तक। पुलिस उस वक्त नजर आई जब वो बाहर जो है नाका मांग के बैठी थी, लोगों को एंटर नहीं होने दे रही थी। क्या ये पुलिस का काम है? दैट्स व्हाई आई बिलीव कि आज के फैसले ने एक्सपोज किया है पंजाब की पुलिस की नाकामियों को, कोताहियों को, और कितनी पॉलिटिसाइज्ड पुलिस इस वक्त पंजाब की हुई है। ये सारी चीजें मैं समझती हूँ इससे इस्लाह का पहलू निकला है। PTI को अपने अंदर इस्लाह पैदा करनी चाहिए, पंजाब गवर्नमेंट को इन चीजों से, इस तनकीद से मराहत हासिल करनी चाहिए और इससे सीखें कि जी ये गलतियां अगर आप रिपीट करेंगे तो आने वाले वक्त में इस किस्म के फैसले आते हैं। देना चाह रहे हैं जी। और अब्बास साहब, ये जो सवालात हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से हैं, क्या इनके जवाब हैं? रहमान साहब, ये डबल स्टैंडर्ड्स के पास, ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं इनके। देख लीजिए कि जब ये कराची में इलेक्शन जीतते हैं तो वो फेयर हो जाता है, जब ये वजीराबाद में इलेक्शन जीतते हैं वो फेयर हो जाता है, जब ये नौशहरा में इलेक्शन जीतते हैं वो फेयर हो जाता है। हम औरंगजेब में जीत गए, वो अनफेयर हो गया था क्योंकि वो जमीयत उलमा इस्लाम की सीट थी। हम सियालकोट में जाके कंटेस्ट करते हैं, वो अनफेयर हो जाता है। कराची में अगर PTI जीत जाती है तो वो सिलेक्टेड हो जाती है, ये सिंध में जीत जाती है तो ये जमहूरियत हो जाती है। पूरा जनूबी पंजाब से लेकर नॉर्दर्न पंजाब तक जब PTI जीत जाती है तो सिलेक्टेड हो जाती है। लाहौर से लेकर जेलम तक अगर नून लीग जीत जाए तो वो जमहूरियत हो जाती है। मतलब इनके जो ये डबल स्टैंडर्ड्स है ना, हर जगह पे एक इलेक्शन को बना के इन्होंने जिस तरीके से एक पिक्चर पेंट करने की कोशिश करते हैं। आप ये देखिए कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का केस पहले दिन लगा था, NS-75 का केस, हमारे केस अगर रोका गया था इनके अगेंस्ट कि जी इलेक्शन को रोक दिया जाए, तो एक ट्रेंड चल पड़ा था। उसी दिन बल्दियाती निजाम को पंजाब में बहाल कर दिया था। एक भी सोशल मीडिया पे एक भी मैसेज अदलिया के खिलाफ उस दिन नहीं आया था। 2 फैसले आए थे एक ही दिन में। आप देखिए कि हम उन फैसलों का एहतराम भी करते हैं और जो फैसला जिसके हक में भी आए हम उसको उसी तरह कानून की राय से देखना शुरू कर देते।
थे। इनकी तरह डबल स्टैंडर्ड बरकरार नहीं जाते सर। अच्छा, बट एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो क्वेश्चन है, देखिए मैं सिर्फ एक बात रिस्पॉन्ड कर लूं। देखिए बात डबल स्टैंडर्ड्स की नहीं है, बात यह है कि जब 4 सूबों में आपकी शिकस्त हो गई, आपने देख लिया आप हर जगह से हार रहे हैं, तो आपने कहा जी डस्का में ये हरबा आजमाया जाए। और उसके बाद आप देखें कि सिंध में कानून नाफिज करने वाले इदारे, सिंध के अंदर पुलिस का एक गैर सियासी रवैया आपके सामने मौजूद है। वहां पे भी इनके अपोजिशन के लीडर चले गए थे धावा बोलने और ओपन फायरिंग उनके लोग करते रहे, लोगों को दहशत में मुब्तला करते रहे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी आप अपने हल्के में, ये आपका हल्का नहीं है, आप यहां से बाहर जाएं। वो ना माने तो उधर पुलिस ने एक्शन लिया। इसी तरह डस्का में भी अगर पुलिस एक्शन लेती तो मैं समझती हूँ कि ये नौबत ना आती दोबारा री इलेक्शंस के लिए। तो सवाल तो एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से कि ऐसा माहौल जो है वो हमारे लिए इंतखाबात के अंदर क्यों नहीं होता? क्या पता चल सकता है माजा अमीद साहबा ये पोलिंग अफसरान के हवाले से कि ये कहां पर गए और ये माहौल खराब किसने किया? क्योंकि इल्जाम तो आप पर भी लगते हैं, आपकी पार्टी पर भी लगते हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की तरफ से, डार साहब की तरफ से, इन सब लोगों की तरफ से बातें की जाती रही। देखिए इसमें इस इलेक्शन डस्का के इलेक्शन में ना एक केस स्टडी बननी चाहिए कि इतना ज्यादा इसको मॉनिटर किया गया मीडिया की तरफ से भी, और जो मुस्लिम लीग नून के शेर हैं उन्होंने खुद जो है अपने वोट को ना सिर्फ वोट डाला और बल्कि वोटों की जो है वो पूरी तरह जो है उसकी चौकीदारी भी की। और आप देख रहे होंगे ये सोशल मीडिया से इतनी तकलीफ इसलिए है कि जो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट करने वाले हैं, सोशल मीडिया पे जो वीडियोस डाली गई वो पीएमएलएन के लोगों ने डाली और पीएमएलएन के लोगों ने वोट चोरी होते हुए भी दिखाए, वोट जो है गाड़ियों में रखते हुए भी दिखाए। आपको भी पता है कि जो प्रिजाइडिंग अफसर हैं वो धुंध का बहाना बना के किसी फार्म हाउस में गए और उनके फोन ट्रेस हुए, फिर पता चला कि जी वो फार्म हाउस पे इतने घंटे रहे, उसके बाद वो वापस आए और उन्होंने कहा जी कि हमें पता नहीं कुछ कोई बहाना बना रहा था, कोई बहाना बना रहा था। तो मेरा पॉइंट ये है कि एक तो आप यूज ऑफ फोर्स से लोगों को इंटिमिडेट कर रहे हैं और आप बट जो अफसरान कौन जिम्मेदार है इनका? नहीं देखिए अब ये तो इलेक्शन कमीशन प्रोब कर सकता है इस चीज को, लेकिन दूसरी बात ये है कि देखें जो इतनी ज्यादा पोलिटिसाइज्ड पुलिस और फिर जो है वो बिल्कुल खामोश, ये बुज़दार सरकार की हुकूमत में हुआ है। तो मेरे भाई को प्लीज ये रिमाइंड कराएं कि ये जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहे होते हैं ना, ये ट्रेंड जो हैं ये सच्चाई की भी अक्कासी कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं। जहां पे जिस तरह डस्का के इलेक्शन में वीडियोस आई उसमें आपको पता चल रहा है साफ और वो क्लियर एविडेंस है कि वोट चोरी हुए हुकूमत की तरफ से और वो फेवर किसको कर रहे थे? पीटीआई को। और अच्छा, और एक और मेरे भाई से मुझे सवाल है कि अगर इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया था तो आपने आपकी फेवर में नहीं था तो आप फिर उधर की सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट में जाके फैसला क्यों सुना? अगर आपको ये फेवर नहीं चाहिए थी, आपको लग रहा था कि आपका डिसीजन आपकी मर्जी का हो गया है, अपील उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, आप ये कह रही हैं। तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप गिल्टी नहीं थे तो फिर अपील क्यों की गई? आप ही नहीं चाहते इलेक्शन ना हो बिकॉज आपको लगता था कि जवाब दे दूं जीते हुए हैं। जी नौन अब्बास साहब, अगर आपको अवामी अदालत ही जिस तरह से आज बात हो रही है तो अवामी अदालत में ही जाना है तो फिर अपील ना करते, फिर इनको चैलेंज करते कि आए दोबारा से लड़ लें इलेक्शन। सर थोड़ा सा बता दूं कि बीबी ने शायद वो देखा नहीं कि जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड उस दिन चला था वो नून लीग के लोगों ने अपनी वीडियोस का नहीं चलाया था। वो जो ट्रेंड था ब्रेक में, अगर वो गूगल करके देखें वो ट्रेंड शायद आप इनको दिखा दीजिएगा, जिस टाइटल से चला था इंतहाई शर्मनाक किस्म का टाइटल था। और कल जब ये नून लीग के जो लीडरान थे, कल जिस तरह की स्टेटमेंट्स बाहर खड़े दे रहे थे सुप्रीम कोर्ट के बाहर और जिस किस्म का थ्रेटनिंग उनका मोड था, वो अगर देख लें तो आपको शायद क्लियर हो जाए कि इनका माइंडसेट किस किस्म का है। और जहां तक बीबी अपील की बात करें, देखें बात सुने, कानून अपना रास्ता लेता है। अगर हम इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं तो हम कौन सा को सड़क पे जा रहे हैं, हम अपनी ही अदलिया के पास जा रहे हैं जो हाईएस्ट फोरम है। और हमने वहां जाके रिक्वेस्ट की है कि एक उम्मीदवार कह रहा है कि 20 पोलिंग स्टेशन पे उसके बकौल मुबैना तौर पे अगर कोई रेगिंग हुई है तो उसके जो है ना जो रिजल्ट है उसको चैलेंज किया जाए। और वहां पे इलेक्शन कमीशन फैसला कर देता है कि पूरे NA 75 पे आप इलेक्शन करा दें। इस फैसले के खिलाफ जाने में अगर आपको एतराज, बीबी अगर आपको एतराज ये है कि हम सुप्रीम कोर्ट क्यों जाएं और सुप्रीम कोर्ट में क्यों जा रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को PTI की नहीं है, वो पाकिस्तान के अवाम की है। हर वो शख्स जो जा सकता है। मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि अगर आप ना गिल्टी पार्टी होते तो आप उसको रजू ना करते। राइट, अच्छा आप इसके मगर इस पे एक लार्जर क्वेश्चन है, आपको एतराज है? अच्छा
ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि उनका राइट है, वो तो राइट तो है, मैं तो कह रही हूँ बिल्कुल राइट है, राइट तो हमारा भी है, लेकिन देखिए अब जो रिजर्वेशन शो की गई हैं उसकी बेसिस पे ही आके सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया ना। फैसला किसी की फेवर में तो नहीं गया, फैसला तो एविडेंस की फेवर में गया ना, कि ये एविडेंस है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर चले जो गायब हो गए, ये एविडेंस है। सवाल अभी ये है, पोलिंग स्टेशन आप लोग भी कह रहे हैं कि इंतखाब शफाफ होना चाहिए। आज बिलावल भुट्टो ने भी कहा है कि डस्का की तरह जो है वो सारे मुल्क में जो है वो इसी तरह से इंतखाब होना चाहिए, साफ होना चाहिए। और अब्बास साहब की जो पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो भी कहती है कि मगर इस काम के लिए सियासी जमातें जो है वो एक दूसरे से बात जो है वो क्यों नहीं करती, जो इंतखाबी इस्लाहत वाला मामला है। मैं जरा ये सवाल तीनों के सामने इस ब्रेक के बाद रखूं, क्या इंतखाबी इस्लाहत पर कोई बात हो सकती है? एक ब्रेक ले रहे हैं, वापस आते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। बात जो इंतखाब की हो रही है डस्का इलेक्शन को, सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान में ऐसा इलेक्शन हो सकता है कि जहां पर सियासी जमातें इसके नतायज को मान लें? इंतखाबी इस्लाहत के मामले पर अपोजिशन जो है वो अभी तक हुकूमत के साथ ताउन नहीं कर रही। अलबत्ता कल यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का बयान आया था कि बात हो सकती है, इस्लाहात जो है वो जरूरी है। मैं नाज बलोच साहब आपसे पूछना चाहता हूँ, पीपल्स पार्टी क्या देखती है, क्या इंतखाबी इस्लाहात पर कोई बात हो सकती? कल जो नेशनल असेंबली में करारदाद थी वो तो नहीं पेश करने दी गई हुकूमत को कमेटी की तश्कील के हवाले से। जी देखें, बात तो चार्टर ऑफ इकोनॉमी में भी हो सकती है, बात तो माशी और ज़राई पॉलिसीज के ऊपर होनी चाहिए, हो नहीं सकती, होनी चाहिए। अच्छा। बात तो जो महंगाई है उसको लेके इन्फ्लेशन के ऊपर होनी चाहिए, बात तो कोविड के मामले को जिस तरह से बुरी तरह से हुकूमत ने टैकल किया है कि जहां पे 20 करोड़ से 22 करोड़ की आबादी है और कोविड के इंजेक्शन सिर्फ 5 लाख इंजेक्शन आए हुए हैं, यानी कि आटे में नमक के बराबर इंजेक्शन है। दुनिया ने अपनी तैयारी कर ली, हमारे पास इंजेक्शन तक अवेलेबल नहीं है लोगों को लगाने के लिए। तो आप मुझे बताइए कि किस चीज में ये हुकूमत संजीदा है? अहम इश्यूज के ऊपर भी ये गवर्नमेंट जो है वो संजीदा नहीं है। सो मच सो कि अफसोस होता है देखकर, हम बार बार कहते रहते हैं। आज भी पार्लियामेंट में राजा परवेज अशरफ साहब ने बार बार कहा, उनको रिमाइंड कराया कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हो या राजा परवेज अशरफ साहब हो, वजीर आजम पार्लियामेंट। पहले आपका इशू ये था, देखिए सेनेट इंतखाबात से पहले आपका इशू ये था, आपने कहा कि इनका तरीका ठीक नहीं है, इनकी नीयत ठीक नहीं है, ये इलेक्शन बचाना चाहते हैं इसलिए लेकर है। बट अब ये इस्लाहात वाला कमेटी वाला मामला, ये तो अब इलेक्शन के बाद की बात है। तो अभी भी आपको तरीकाकार पर एतराज है या इनसे बात जो है वो करने पर जो है वो एतराज है? देखिए रहमान, पार्लियामेंट की जो हालत है वो ये है कि कोरम इनका मुकम्मल नहीं होता, कंप्लीट नहीं होता, इनके मेंबर्स पूरे नहीं होते, वज़रा इनके आते नहीं है। वजीर आजम साहब तो गिनती से 7 या 8 दफा आए हैं 2.5 सालों में, वो भी तशरीफ नहीं लाते। जबकि हम बार बार कहते हैं कि जी वजीर आजम अहम इश्यूज के ऊपर कम से कम आए। कुछ पार्लियामेंट को एक जो पार्लियामेंट की एक सैंक्टिटी है, पार्लियामेंट की एक रिस्पेक्ट है, उसको मलूज़ खातिर रखते हुए कम से कम उसकी इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस को जो है देखें। लेकिन यहाँ पे ये होता है कि यहाँ सिर्फ पार्लियामेंट को गाली देने के लिए इन्होंने क्लब बना के रखा हुआ है। जब भी इनके वज़रा खड़े होंगे, चोर, डाकू, डकैत, और इसके अलावा कोई एक बात नहीं होगी जो अवामी बात हो, जो इशू के ऊपर बात हो। तो ऐसे माहौल के अंदर आप क्या लेजिस्लेशन और कौन सी कानून साजी आप कर सकते हैं? मायदा मीर साहब, कल ये जब करारदाद आ रही थी तो उस वक्त आप लोगों की तरफ से बात की गई कि ये बात नहीं हो सकती या हुकूमत से बात नहीं हो सकती जब तक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जबकि जेल के अंदर हैं। तो क्या उनका बाहर आना जरूरी है इंतखाबी इस्लाहात पर बात करने के लिए? देखिए रहमान, मजाक बना रहे हैं ना पार्लियामेंट को। जब आपका लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ ये जो है ऑपोजिशन वो भी नहीं है, और पार्लियामेंट्री लीडर भी PMLN का, उसको भी जेल में डाला हुआ है। आपकी जो फ्रंट रो है वो सारी जो है आप लोगों ने जेलों में डाली हुई है। तो हम में से कौन जो है, मतलब सबसे सीनियर तो लोग वही लोग हैं ना। अच्छा। तो ये लॉजिकल बात है कि अगर आप सारे लोगों को, तो आप लोगों ने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का जो है वो बनाया हुआ है निशाना, और आप साथ साथ एक टोपी ड्रामा कर रहे हैं कि जी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स भी होने चाहिए। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कैसे हो सकते हैं जब आपका प्रॉपर इनपुट एक पॉलिटिकल पार्टी से नहीं आता? तो इट्स नॉट पॉसिबल ना। एक पूरा हाउस होना चाहिए, उसमें जो है रिकमेंडेड लोग होने चाहिए, जिन लोगों का एक्सपीरियंस है, जिन लोग ज्यादा सीजन है, उनको जो है पार्लियामेंट में आने दें। प्रोडक्शन ऑर्डर क्यों नहीं देते स्पीकर साहब? चले नहीं निकालना, आप लोग ये कहेंगे जी हम चोर हैं, हम डाकू हैं, वो प्रूफ नहीं हो सका, तो आप प्रोडक्शन ऑर्डर दे दें, आप उनको सेशन में तो आने दें। नहीं, अभी तो स्पीकर एक कमेटी बनाना चाहते हैं। वो कमेटी बनाने के लिए जब करारदाद आ रही थी तो असल तो मुखालफत आपकी तरफ उस पे आई नहीं कि इसमें मुशावरत नहीं की गई। एक तो मुशावरत नहीं की गई, दूसरी बात यह है कि आप ला रहे हैं हाउस में और आप कह रहे हैं कि जी कमेटी बना दो।
अच्छा। ये कौन सा तरीकाकार अभी भी ठीक नहीं है, बिल्कुल नहीं है। दूसरा ये है कि आपकी क्रॉस द बोर्ड रिप्रेजेंटेशन हम नहीं समझते होती है। जब आपके मेजर खुर्शीद शाह साहब भी जेल में हैं, तो फिर आपके आधे से ज्यादा लोग जेल में हैं, तो आपका इनपुट कैसे जाएगा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में? फिर आप अकेले ही इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कर लें और अपनी मर्जी कर लें, बिकॉज ये तो मजाक है ना इलेक्शंस के साथ, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के साथ, जब आप पार्टीज को सारी मेंबर्स को अंदर किया हुआ और आप कह रहे हैं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। अच्छा, बट ऑन बात साहब, ये जो कल करारदाद वाला जो रुकी है, जिसको अभी फिर मौखर कर दिया गया है, अब तरीकाकार पर अभी भी सवालात हैं कि हुकूमत किस तरह से ये रिफॉर्म्स करना चाहती है या लेजिस्लेशन जो है वो करना चाहती है। सवाल तो पहले होते रहे, क्या आपकी नजर में कोई बात हो सकती है ऑपोजिशन और हुकूमत के दरमियान इंतखाबी इस्लाहात को लेकर, या हुकूमत कुछ कर सकती है कि इनकी जो रिजर्वेशन है उनको दूर करें ताकि कोई बात हो जाए? रहमान साहब, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की जो इंटेंशंस हैं वो उसके जो इकदाम है उससे नजर आती हैं। अगर आप पीछे देख लेंगे, जब हम फैटफ का बिल लेके आए थे असेंबली में डिस्कशन करने के लिए, तो बात हो रही थी कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालना है। उस वक्त इनकी जो सबसे बड़ी डिमांड थी कि नैब का पूरा महकमा बंद कर दें। जब ये पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर जो कि मुल्क के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जो मुल्क की सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, उनको रिलेट कर रहे थे अपनी जात के साथ, अपने केसेस के साथ, उस वक्त फिर एक लार्जर जो इंटरेस्ट होता है, जो एक अवाम के लिए बेहतरी के लिए जो इक़दाम है, वो खुद ब खुद रुक जाते हैं। अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज से कोई 3 हफ्ते पहले एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई थी 10 रुकनी, जिसने अपोजिशन से कांटेक्ट करके रिफॉर्म्स पे बात करनी थी, जिसमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स भी थे और बातें करनी। इन्होंने उसका कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। कल पीपल्स पार्टी ने कहा कि वो बात करना चाह रही है, आज गिलानी साहब ने उससे विड्रॉ कर लिया। उसकी वजूहत देखिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें ले आए। मैं उस दिन खाकान अब्बासी साहब की स्टेटमेंट सुन रहा था, ये किसी को क्या पता कि जो वोटिंग मशीन है इलेक्ट्रॉनिक, वो जो वोट पता नहीं किसको डालना शुरू कर दे। भाई, आप अपनी मर्जी की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें लेके आ जाए, आप अपनी मर्जी का सिस्टम लेके, लेकिन बात तो करें। लेकिन इनको पता है एक दफा ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें आ गई तो फिर इनकी चीजें भी एक्सपोज होनी शुरू हो जाएंगी। अगर आज ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट देने का राइट दे दिया जाए तो 80 लाख पाकिस्तानी जो मुल्क से बाहर बैठा हुआ है, डू यू रियली थिंक रहमान साहब कि वो वोट इनको देगा? पिछले 70 साल से वो इनको देखता आ रहा है, इन्होंने कुछ भी नहीं करना, उसका वोट ऑटोमेटिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जाना। और इस तरह की बहुत सारी चीजें। अब फॉर एग्जांपल शो ऑफ हैंड की बात की जाए, हमने इन्हें कहा आज से 1.5 महीना पहले कि आप शो ऑफ हैंड पे आ जाए, इलेक्शन सेनेट के आ रहे हैं उस पर बात करते हैं। इन्होंने अपनी हठधर्मी का ऐसा मुजाहरा किया और ऐसा मजाक उड़ाया, हम पहला इलेक्शन हार गए, चले जी गिलानी साहब इलेक्शन जीत गए। उसके बाद इन्हीं के रहनुमा जब टीवी पे आया करते थे तो सबसे पहले उन्होंने ये कहा किस तरह करते हैं, जब चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन उसमें शो ऑफ हैंड अप देते हैं, अब मौका, यानी कि जब अपनी पड़ती है उस वक्त सारी चीजें कबूल हो जाती हैं। सो आज गवर्नमेंट बहुत खुले दिल के साथ इनसे बात करना चाहती है। आप आइए रिफॉर्म्स पे बात कीजिए। 2023 का इलेक्शन आने वाला है, हमारे पास एक बहुत बेहतरीन टाइम है अपोजिशन को और गवर्नमेंट को साथ मिलकर बात करने का। रिफॉर्म्स लेके आते हैं, कानून साजी करते हैं और इंशाल्लाह 2023 में एक बेहतरीन इलेक्शन करवाते हैं। जी, जब एटलीस्ट बैठेंगे तो सही। बट नाज बलोच साहब, ये जो हुकूमत का एतराज है कि जब भी वो कोई ऐसा काम करना चाहते हैं तो आप लोग अपने पॉलिटिकल इश्यूज जो है वो दरमियान में ले आते हैं और वो कहते हैं कि चाहे वो नैब हो या कोई और इस्लाहात हो, हर चीज को जो है वो अपने पॉलिटिकल इश्यूज के साथ जो है वो जोड़ दिया जाता है। रहमान, अभी कल ही की खबर है कि पंजाब में 7 MNA PTI के हैं, उनके ऊपर नैब के जब कार्रवाई जो है वो शुरू की गई तो फौरी तौर पे वहाँ पे नैब के अफसर को वहाँ से मुअत्तल कर दिया गया। तो ये नैब, ऐसी नैब जिसके अंदर हुकूमत के लोगों के ऊपर हाथ लगाने पे उनकी बरतरफियां कर दी जाएं, ऐसी नैब अगर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करेगी तो अपोजिशन तो बात करेगी। अच्छा, दूसरी बात आपको ये बताती चलूं कि ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, होने चाहिए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इलेक्शंस में ताकि ये धांधली का जो सिस्टम है खत्म हो जाए। लेकिन मुझे बताइए कि कहां पे आईन में लिखा हुआ है कि प्रिजाइडिंग अफसरान को धुंध का कह के लापता कर दिया जाए? अच्छा। क्या ये कहीं पर कानून में मौजूद है? ये कौन से कानून की वायलेशन? इससे पहले भी इलेक्शंस होते रहे, अगर उसी सिस्टम में रहते हुए भी आप साफ शफाफ इलेक्शंस करा दें तो नतीजे बेहतर निकलेंगे और अवामी फैसले पार्लियामेंट के अंदर होंगे। आप ये कह रही है कि प्रॉब्लम जो है वो सिस्टम के साथ नहीं है, लेकिन आप कह रही है प्रॉब्लम लोगों के साथ है, सिस्टम के साथ नहीं है। यू इवॉल्व, आप हमेशा सियासत में इवॉल्व करते हैं, आप सियासत में सीखते हैं और टेक्नोलॉजी जो है उसका फायदा उठाना। और क्या कोई ऐसा तरीकाकार सारे मिलकर वजह नहीं कर सकते कि जहां पर जो है वो सबके लिए एक्सेप्टेबल हो जाए? अब तो वो इसी तरह से रहेगा, वो कहेंगे सिस्टम की खराबी नहीं है, बंदों की खराबी है, चाहे इलेक्शन आप कराएं आप करें। सिस्टम को वक्त के साथ साथ जिद्दत में उसके साथ तब्दीली आनी चाहिए और टेक्नोलॉजी से लेस करना चाहिए। जिस तरह दुनिया जा रही है हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन बात यह है
कि जो प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसमें कहां लिखा था कि आप धुंध का कह के प्रिजाइडिंग अफसरान को गायब कर दें 20-20 घंटे के लिए और रिजल्ट्स को विदहोल्ड कर दें? कहां लिखा हुआ है कि एक शख्स 3 घंटे के लिए पोलिंग स्टेशन को बंद कर दे और बाहर पुलिस का नाका लगा दे? ये तो आपने वायलेशन की है ना। मगर ये जो तजावीज है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वाली, अच्छा उसके लिए भी तो बात तो होना जरूरी है। बिल्कुल बात होना जरूरी है, उसमें सोलो फ्लाइट नहीं हो सकता। लेकिन ये नहीं हो सकता कि इनके जो मुराद सईद साहब है वो आए और पार्लियामेंट में स्पीकर उनको माइक दे दे और वो फ्लोर पे खड़े होकर कहें जी ये चोर ये डाकू किया जा सकता है। देखिए कानून साजी करें, ये पॉलिटिकल इश्यूज को क्या बदलना पड़ेगा रहमान। ये अपना रवैया नहीं बदलेंगे तो पार्लियामेंट एक डेमोक्रेटिक फोरम है, वो ऐसे सोलो फ्लाइट पे नहीं चल सकता। ये बड़ा मुश्किल है कि हुकूमत ऑपोजिशन से राजी हो और ऑपोजिशन जो है वो हुकूमत से राजी हो। देखिए इख्तिलाफात होंगे, सियासत है ना, सियासत। कल भी इनके चीफ विप बेचारे जो है वो लगे हुए थे, इनका कोरम पूरा। अच्छा क्या काम करना है और क्या काम नहीं करना, क्या इशू पॉलिटिकल है क्या इशू पॉलिटिकल नहीं है, क्या ये लकीर कहीं खींची जा सकती है हुकूमत और ऑपोजिशन के दरमियान के ये फैसला हो जाए ये हमारे करने वाले काम है, इन पर जो है वो चाहे आप जो मर्जी करें मगर इन पर जो है वो सियासी इश्यूज नहीं आएंगे या हमारे आपस के इख्तिलाफात नहीं होंगे? सियासी इशू बदकिस्मती से इस हुकूमत ने शुरू किए हैं, किसी और ने नहीं शुरू किए। अगर कोई इदारा इनकी मर्जी और मंशा से काम करता जाए तो इट्स ओके। जिस तरह अब नैब है, अब नैब में ये इनकी हुकूमत के गले पड़ा हुआ है। अब आप पीएसटीपी के फंड्स देख लें, आधे से ज्यादा यूटिलाइज नहीं हुए क्योंकि नैब के जो पीएसटीपी वाले हैं वो कहते हैं जी कि नैब के अफसरान हमें पकड़ लेंगे। वो डेवलपमेंट उधर की उधर रुकी हुई है। दूसरी तरफ अगर आप देखें आईपीपीस को, वो भी उधर के उधर रुके हुए हैं, वो फंड्स नहीं दे रहे बिकॉज वो कहते हैं जी कि नैब वाले हमें पकड़ लेंगे। फिर उस पे कोरोना पे भी जो है फंड्स एनसीओसी को नहीं मिल रहे थे बिकॉज जी नैब इनको ना पकड़ ले। तो ये वाले काम जो होने वाले हैं ये हुकूमत वाले वो नहीं हो रहे वाले काम कुछ किए भी हैं। फाटा वाला इशू था, एक्सटेंशन वाला इशू था, थोड़े काम मिलजुल के आप लोगों ने किए भी हैं, फिर वो कैसे हो गए उनमें? और ये भी इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बताती हूँ, तो जो नैब है ना, नैब उसको इन्होंने जब अपने लिए इस्तेमाल करना होता है उस वक्त वो अच्छी हो जाती है, जब दूसरों के लिए इस्तेमाल होना होता है तो उसमें रिफॉर्म्स की बात करनी शुरू कर देते हैं। बात ये है कि देखें, आपको मैं एग्जांपल देती हूँ, बहुत पुरानी एग्जांपल है। कोविड बहुत पहले जब शुरू हुआ था उस वक्त सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने ये प्रपोज किया था कि प्राइम मिनिस्टर साहब आए और हम इकट्ठे बैठते हैं और इकट्ठे बैठ के उस जो है इसकी कोई सोल्यूशन निकालते हैं। अब मैं आप कहेंगे मैं कुछ तारीफ कर रही हूँ, शहबाज शरीफ साहब ने एक फैक्ट है कि वो जो है डेंगू पंजाब से वाइप आउट किया था, बहुत से मुल्कों से पॉसिबल नहीं था, उनका एक्सपीरियंस इस्तेमाल हो सकता था। सिंध में भी गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी का एक्सपीरियंस इस्तेमाल हो सकता था। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर चोज कि मैं नहीं बैठता, मैं बादशाह सलामत, मैं इनके साथ नहीं बैठता। अब जो है, अब जो इनको अब ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का, मैं बिलीव में मुझे नहीं लगता कि ये सीरियस है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में और नैब रिफॉर्म्स के बारे में। ये सिर्फ ये एक ड्रामा कर रहे हैं लोगों को दिखाने के लिए कि जी हम तो लाए थे ये पार्लियामेंट में लेकिन ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे क्योंकि जी ये चोर हैं या डाकू हैं। आई थिंक दैट इट इज नॉट पॉसिबल अंटिल आपकी सारे आपके मेंबर्स जो हैं जो इनपुट देने वाले हों वो अवेलेबल। ठीक है ओन साहब, इसका जवाब दीजिएगा एक ब्रेक के बाद। मगर ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। बहस को समेटना है ये इंतखाबी इस्लाहत वाला मामला। और अब्बास साहब, हुकूमत की नीयत पर ऐसा लगता है कि अभी भी शक है ऑपोजिशन को कि हुकूमत जिन इशूज पर बात करना चाहती है या हुकूमत ऐसा माहौल बनाना चाहती है कि जिस माहौल के अंदर कोई बात हो जाए हुकूमत और ऑपोजिशन के दरमियान। तो मुमकिन है, आपको लगता है ये माहौल बनाया जा सकता है? जिस तरीके से ये दोनों मेरी बहनें बैठी हैं और जिस तरीके से दोनों पॉलिटिकल पार्टीज का एक वो समझ रहा है, इनका नैरेटिव, ये ब्लेम गेम से बाहर नहीं निकलेंगे। देखिए रहमान साहब, छांगा मांगा से लेके मरी के गेस्ट हाउस तक जिस किस्म की तारीख पाकिस्तान की इनकी भरी पड़ी है, मंडियां जिस किस्म की लगती रह गई हैं, सेनेट के इलेक्शन जिस किस्म के हिसाब किताब चलते रह गए, टिकटें बेचने का हिसाब किताब चलता रह गया, मुझे नहीं लगता ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज इस मूड में भी हैं कि इनको इस तरह के रिफॉर्म्स में जाना चाहिए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, इस मुल्क
के मफाद के लिए बेहतर है कि कल को अगर 2023 का इलेक्शन होता है तो कल को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कम से कम इल्जाम ना लगा सके कि ये जो इलेक्शन हैं वो रिग्ड हैं या इसमें अवाम का मैंडेट शामिल नहीं है। ये हाई टाइम है। 3 या 4 बड़े सिंपल से फार्मूले हैं सर। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, ओवरसीज पाकिस्तानी है, शो ऑफ हैंड, ये 3 मेन एजेंडे इस पे बैठ जाए। और मैं तो बल्कि एज़ा साहब आपके तवज्जो से ये भी कह सकता हूं कि इस पे पब्लिक डिबेट कर ली जाए, पार्लियामेंट के ओपन सेशन हो जिस पे डिबेट हो, 2 लीडर्स इस पे बात करें, आप इस पे एग्री करते नहीं करते, कौम को कम से कम पता तो चल जाए कि आपके जो दिल में है, जो आपकी बात इंटेंशंस है वो मैलाफाइड है या जस्टिफाइड है। इसमें कोई रॉकेट साइंस इतनी, लेकिन क्योंकि इनके जो इंटेंशंस इनको पता है। अब सिंध में इलेक्शन लड़ने के लिए रहमान साहब मैं आपसे पूछ सकता हूं, सिंध में इलेक्शन लड़ना किसी आम इंसान की बात है? वहां पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें अगर चलाना शुरू कर देंगे तो वोट मेरे जैसा शरीफ आदमी तो जीत नहीं सकता। नाज बीबी शायद जीत के आ जाए, शायद दूसरे को जीत के, मेरे जैसा वहां पे नहीं जीत सकता। पंजाब के इंटीरियर में इलेक्शन लड़ना हमारे बस की बात नहीं। आज ये सियालकोट पे एतराज कर रहे हैं तो हमारे साथ आके बात क्यों नहीं करते? लेट्स हैव एन ओपन इलेक्शन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक बेहतरीन तरीका है, एक बेहतरीन टूल है। दुनिया में अमेरिका में इलेक्शन हुए, जब ट्रंप इलेक्शन हारा था उसने भी एतराज किया था। इश्यूज तो हर जगह होते हैं, उसको स्केल डाउन करना, उसको सोल्यूशन की तरफ लेके जाना, वो सब समझदार तबके उसको लेके जा सकते हैं। लेकिन क्योंकि इनके इंटेंशन, इनको पता है कि ये सारा सिस्टम अगर सारा बना दिया जाए तो इसके बड़ा सबसे फेलियर। जी सर ऑन भाई, इश्यूज होने एक और बात होती है, लेकिन यहां पर तो नतायज, सेनेट का इलेक्शन होता है तो उसके नतायज नहीं माने जाते, चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन होता है उसके नतायज नहीं माने जाते, जिमनी इलेक्शन होता है उसके नतायज नहीं माने जाते। माहिदा साहब वो कह रहे हैं ये 3 इश्यूज हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ओवरसीज। हम गिलानी साहब का इलेक्शन हारे ना, हम गिलानी साहब का इलेक्शन हारे। हम में से किसी ने कहा कि इस इलेक्शन को रिग्ड था? हम हारे, हमारी गलती थी, हमसे कुछ हो गया, कुछ इश्यूज हो गए। जब इनका चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन आया था, जब चेयरमैन, एतराजात अगर थे हमारे अपने दोस्तों पे होंगे, इन पे नहीं थे। अगर इश्यू था तो चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन शोरश किसने कहा था? पीपल्स पार्टी ने। गिलानी साहब के इलेक्शन जब हारे, चेयरमैन का जब इलेक्शन हारे, आपने बात सुनी थी? जब डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन हारे उस वक्त ही फौरन वही जो हाउस ऑफ कार्ड्स था ना, वो जो फेलियर हैव नो फादर्स, वो इनका गिरना शुरू होगा। ये ब्लेम गेम के इनका जी बिग है। ये देखिए इश्यूज जब इनकी अपनी आती है उसमें आप जरा रिस्पॉन्ड करना नजर आता है। जब हम आ रहे हैं सर, जी सर, जी जी रिस्पॉन्ड जरा करने दें माइजा। देखें रहमान, कंसेंसस तो लोगों के साथ होती है। जब लोगों को आपने जेलों में डाला हुआ है तो उसमें कंसेंसस नहीं हो सकती। जो पॉलिटिकल पार्टी वोट, क्या इन इश्यूज को अलग नहीं किया जा सकता? देखें इश्यूज मैं बता रही हूँ ना कि जब आप पार्लियामेंटेरियंस को, आप जो अवाम का वोट लेके आए हैं उनको आपने नैब के हवाल में रखा हुआ है सियासी इंतकाम की वजह से। उन्होंने अपना इनपुट देना है, आप उनको आने नहीं दे रहे, चले प्रोडक्शन ऑर्डर के थ्रू आने दें। तो उधर मीटिंग कर लें, हम तो नहीं कह रहे उनको छोड़ दें, वो भी नहीं आने दे रहे। आपको इंतकाम का इतना शौक है। दूसरी तरफ जो है आप कहते हैं कि हम आपको ट्रस्ट करें, आप वोट चोरी करें, आटा चोरी करें, आप चीनी चोरी करें। अब जो लाहौर में 900 डोजेस जो है कोरोना वैक्सीन की वो जाया हो गई हैं, 500 डोजेस जो है वो इनके वीआईपीज को लग गई हैं और वो चोरी भी हो गई हैं। तो आप मुझे बताएं इस तरह की चोर हुकूमत को कौन ट्रस्ट करेगा कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करे? तो आप ट्रस्ट बुनियादी इशू है, ट्रस्ट का इशू है जी। ट्रस्ट कैसे हो सकता है? कैसे आ सकता है? आपके आप ऑपोजिशन है, आप बताएं कि किस तरह से ट्रस्ट है? मैं तो यही कह रही हूँ कि देखिए ये अपना किबला दुरुस्त करें। ये एक तो जो अपनी हुकूमत जो है जिस तरह चल रही है उसको ठीक करें। इनका जो इल्जाम हमारे पे चोर डाकू का लगाते हैं, अपनी चोरियां जो है वो बताएं और नायब उनको पकड़े। दूसरा जो है एक्शन लें, और फिर आप एक्शन नहीं ले रहे, अब आवाम जो है वो देखे ना सफर कर रही है। दूसरी बात यह है कि फिर हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात करें और कहें कि लोग जो है कोई तरीका है जहाँ पर जो है वो हुकूमत आपको इस बात पर आमादा कर सकती है कि आए और आप बैठ के ये जो इश्यूज हैं ओवरसीज वाला, ईवीएम वाला, शो ऑफ हैंड वाला, इस पर बात हो जाए। देखिए तरीका सिर्फ ये है कि रवैये की बात है, और रवैया जो है वो आपके पास माशाल्लाह पूरी काबीना जो है परवेज मुशर्रफ की कॉपी पेस्ट करके लगा ली है, क्योंकि पीटीआई तो काबीना में भी लोग हैं। हाँ जी, सारे मांगे तांगे की, तभी तो कहते हैं ना मांगे तांगे की हुकूमत है। नहीं, मैंने कहा आपने कहा सारे वो दूसरों से ले लेकर इन्होंने जो हुकूमत बनाई है, तो तजुर्बेकार लोग हैं, फिर भी तजुर्बा इनके पास जो है उसका फुकदान है। और रवैये का जो मसला है इनका कि ये ना कानून साजी के लिए अहल है, ना ये गवर्नेंस के लिए अहल है, ना ये पार्लियामेंट की प्रोसीजर को चलाने के लिए अहल है। तो आप मुझे बताएं इतनी नाअहली का जो गुलदस्ता इन्होंने बना के अपने पास अपने जमा करके रखा हुआ है, उसके साथ ये कैसे हुकूमत चलाएंगे? बात कर रहे थे कि जी सिंध में कौन इलेक्शन लड़ सकता है, कौन, देखिए आप भी आए
सिंध के अंदर एग्जिस्ट करती है पॉलिटिकल पार्टीज, और उनके वहां पे जो है हर हल्के से हमारे गांव देहातों से इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन अगर अवाम उनको वोट नहीं देती तो ये हमारा कसूर तो नहीं है। अवाम अपनी खुदगर्जी से क्यों कि पीपल्स पार्टी इज अ डूअर। जुल्फिकार अली भुट्टो को जब हुकूमत मिली, इन्होंने 5 साल ये नहीं कहा कि मैंने अयूब से ये इनहेरिट किया हुआ, उस फलां डिक्टेटर से ये इनहेरिट किया, नहीं। जुल्फिकार अली भुट्टो ने 5 साल के अंदर एनआईसी भी दिया, उन्होंने पासपोर्ट भी दिया, उन्होंने आईन पाकिस्तान दिया, तो उन्होंने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए, उन्होंने काम करके लेबर कॉलोनीज बना के दी। इनसे आज पूछा गया पार्लियामेंट में कि भाई आपने 50 लाख घरों का, नहीं, इनसे पूछा गया 50 लाख घरों का आपने कितने घर बनाए, तो आज जवाब मिला कि 1580 घर बनाए गए 2.5 सालों के अंदर। वादा क्या था? 50 लाख घर बनाएंगे। 10 सेकंड में मेरे पास आपका राइट ऑफ रिप्लाई है, मुकाबलेबाजी करते वो हैं आप तो 10 सेकंड में मुकाबलेबाजी उन पार्टी से ना करें जो डिलीवर कर चुके हैं, और हमारे दौर में पिछले साल छोड़ के गए। जी ना, बहुत तकरीर हो गई जी। ऑन साहब इनकी वजीर सेहत है, उनकी पर्सनल स्टेटमेंट आई थी कि हमें टेक्नोलॉजी दी है तो हम कोरोना की वैक्सीन बना देंगे। सिंध की गवर्नमेंट अगर कुत्ते की वैक्सीन काटने की वैक्सीन नहीं बना सकी तो उनकी अहलियत कोरोना की वैक्सीन की नहीं हो सकती। ये बुलंदो बाग नारे बातें जो 40 साल से मारते आ रहे हैं, जिस तरीके से पूरे सिंध के उन्होंने पागल बनाया, अब लोग और पागल बन नहीं सकते। बहुत लूट लिया, बहुत खा लिया। जिस तरह मैडम लेट मी फिनिश मैडम, अब और पूरा और एनएससीबीटी की जो कहानी आप सुना रहे, पूरे पंजाब में सब कुछ होता है। इतनी मर्जी सर सॉरी, आई अपोलोजाइज, आई हैव रन शॉर्ट ऑफ टाइम। ऑन अब्बास साहब बहुत शुक्रिया, माजा हमीद साहब और नाज बलोच साहब बहुत शुक्रिया। कुछ ही देर में आप हेडलाइन और खबरनामा देख सकेंगे। इस प्रोग्राम से इतना इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।